आप सब कैसे हैं? बढ़िया है ना? आज आपकी जो क्लास है 11th और 12th के लिए, देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पहले मैंने बताया भी था, इनडायरेक्ट तक तो सबका सेम कोर्स है, 9, 10, 11, 12। लेकिन इनडायरेक्ट के बाद कोर्स चेंज हो जाता है ग्रामर में। 11 और 12 दोनों क्लासेस का जो ग्रामर है वो सेम है और 9th और 10th से बिल्कुल अलग है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जो चीज़ टफ है मुझे अपने बच्चों को कैसे समझानी है, जैसा भी मैं तरीका अपनाऊँ और मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, वो मेरी कोशिश है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही हार्ड है, आप पढ़ते हैं भी आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इन्हें नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप उसका रूल समझना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है सेंटेंस को जोड़ना। अब इसमें मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस होती है 3। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है कंपाउंड। तो सिंपल के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 8 और 8 पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है दूसरे नंबर का कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जब ये कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाएगा, इसके भी 3 पार्ट है, तब आपका लास्ट होगा कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस है उसके 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हमें पढ़ाना नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज में जो हमें एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो भाव कैसा निकलता है जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसमें जो हमें भाव महसूस होते हैं कि ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो हमें जो भाव महसूस होंगे नाउन क्लॉज में वो होंगे कि कौन, कि कैसे, कि कहाँ, कि कब। तो इसमें आपको ये भाव महसूस होंगे नाउन क्लॉज में। तो देखिए मैंने आपकी सब सुविधा के लिए मैंने आप पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ा सा ये टफ है जिसको आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। तो नाउन क्लॉज में ये 4 टॉपिक बताए मैंने आपको। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट के रूप में, यानी जिसमें सब्जेक्ट का प्रेशर हो, तो उसको हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सपोज करो आपके सामने ये सेंटेंस आ जाता है, ही सेड समथिंग, ही सेड समथिंग इट इज नॉट करेक्ट। ही सेड समथिंग का मतलब है वह कुछ कहता है, इट इज नॉट करेक्ट, और यह सही नहीं है। तो जो कुछ वह कहता है वह सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या भाव निकलता है, जो कुछ। तो पहले सेंटेंस का भाव निकला जो कुछ। तो जब जो कुछ का भाव निकलता है तो हम कहेंगे वाट, उसके लिए हम वाट का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम इसको। अब इसके तरीके तो बहुत सारे बताने पढ़ाने के, लेकिन जो मैं आपको जो बिल्कुल सिंपल तरीका वो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। हम इस वाले पोर्शन को इधर ले आते हैं, इट इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है, जो कुछ वह कहता है। तो हम बाहर को यहाँ पर जोड़ देंगे, व्हाट ही सेज।
इट इज नॉट करेक्ट व्हाट ही सेज, यह सही नहीं है जो कुछ वह कहता है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो हम पार्ट जोड़ेंगे हाउ या दैट जोड़ेंगे वो उसके ये कंजक्शन होते हैं जिससे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसा कि बाहर निकला है। ठीक है, इन सेंटेंसों में ज़्यादा रूल्स नहीं होते, आप केवल एग्जाम्पल के बेस पर ही इसको समझ सकते हैं, वरना समझना मुश्किल पड़ जाएगा। आगे देखिए, जब ऑब्जेक्ट का प्रेशर होता है सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा अगर कोई टेंस, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? वेयर हैव यू पुट माई बुक, वेयर हैव यू पुट माई बुक, मेरी पुस्तक तुमने कहाँ रखी है? टेल मी, मुझे बताओ। तो कैसे बनाते हैं इसको? तो हम इधर वाला, क्योंकि हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है, जिस तरीके से भी उसको कंबाइन करना है, हमारा टेंस का अर्थ भी ना चेंज और हमारा सेंटेंस ठीक भी बन जाएगा। तो हम टेल मी को इधर ले आते हैं। टेल मी, क्योंकि यहाँ पर स्थान का जिक्र है कि पुस्तक कहाँ रखी है, तो इसमें प्लेस का जिक्र है, तो इसके लिए हमें वेयर कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। हम वेयर को बीच में लाते हैं। टेल मी वेयर हैव यू पुट माई बुक। देख लीजिए कितना आसान हो गया। टेल मी वेयर हैव यू पुट माई बुक, तो कुछ करा थोड़ी है, हमने इस सेंटेंस को इधर लिया, इसको बीच में लिया, क्लियर हो गया टेंस। अब तीसरी बात आती है लिंकिंग वर्ब, यानी ये आपको क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये जो 4 टाइप आती है इसमें, इन सब में ही आपको सेंटेंसेस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो लिंकिंग का वर्ब का मतलब होता है जब हम किसी को जोड़ते हैं, कैसे बनाएंगे उसको? जैसे टेंस है द क्लाउड्स वुड रन, सॉरी रेन, क्लाउड्स का मतलब है बादल, बादल बारिश देंगे, यानी बादल है तो बारिश भी होगी। दैट वाज आवर होप, और यह हमारी आशा है, तो यह हमारी आशा है कि, तो इस सेंटेंस में की का भाव आता है, तो की के लिए आप क्या लगा सकते हैं? दैट का प्रयोग कर सकते हैं। जब की आएगा तो आप उसमें क्या लगाएंगे? दैट। जैसे मैंने आपको ये लिख दिया, जैसे जैसे भाव आएंगे, की कहाँ, वेयर हो गया, की कब, मैन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हम इसको कैसे बनाते हैं? अवर होप ले देंगे, अवर होप, तो हम यहाँ पर की का भाव आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? दैट। अवर होप दैट द क्लाउड्स वुड रेन। ठीक है, सेंटेंस को हमने केवल इधर से इधर किया और इसमें कुछ नहीं किया। तो आप जैसे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स, तो आपको वैसे भी जो आप कोई टेस्ट देते हैं उसी में भी आते हैं, तो इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगला जो है नेक्स्ट नंबर है प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के रूप में आपको सेंटेंस में कैसे मिलेगा। जैसे द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहा है या अध्यापक कुछ कह रही है। पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट का मतलब है इसे ध्यान से सुनो जो आपके अध्यापक कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? प्रीपोजिशन का मतलब उसमें प्रीपोजिशन का यूज है। तो यहां से हम सेंटेंस को लेंगे, पे अटेंशन टू, तो जो कुछ का भाव आता है तो आप क्या लगाएंगे? वाट। भाई इसमें टू जो है आपकी प्रीपोजिशन है। पे अटेंशन टू वाट द टीचर से,
attention to what the teacher saying या is saying. तो आपकी आसानी के लिए मैंने इसको इस तरीके से समझाया, और जहाँ तक मैं कोशिश कर भी रही हूँ और मेरा पूरा जो मन भी है कि आपकी समझ में जरूर आ जाए, लेकिन आप इसको बिल्कुल कहते ना भरपूर यूज जब भी कर सकते हैं जब आप इसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करें, और ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो 12th की क्लास है या 11th की क्लास है, ये ग्रामर आपके लिए हिला देने वाली है, और अगर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आप कुछ नहीं, तो सब चीज़ बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। दैट्स ऑल।